नमस्कार सभी को। आज आप सभी लोगों के समक्ष मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ये भारत के विषय में है। क्योंकि मैं एक भारतवासी हूँ, तो मैं भारत के लिए कुछ अपने कभी-कभी मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो आप लोगों के सामने उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन ने, भारत के जो नेताओं ने एक कर का एक जाल बिछा करके रखा है। जो इंडियन टैक्सेस का जो जाल बिछा करके रखा है, इसके विषय में ही आप लोगों के समक्ष आगे 15 से 20 मिनट में चर्चा करूँगा। मेनली इंडियन इनकम टैक्स। तो इंडियन इनकम टैक्स के इतिहास में जब जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इंडियन इनकम टैक्स है वो 1860 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय पार्लियामेंट में ये कानून पारित हुआ था 1860 में। इंडियन इनकम टैक्स अंग्रेजों ने भारत के लोगों से पैसा छीनने का, लूटने का एक तरीका अपनाया जो कि इंडियन इनकम टैक्स के नियम के तहत बनाया गया। वो खैर में हमें नहीं बताया गया था, लेकिन अंग्रेजी पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ था कि भारत के लोगों का पैसा उठाना है और उनके पैसा हमें इंग्लैंड में लाना है, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए, इंडियन इनकम टैक्स। तो इस टैक्सेशन के सिस्टम से उन्होंने भारतीय लोगों पे पहले इंडियन इनकम टैक्स आया और कई सारे टैक्स आ गए, जो बाद में अभी तुरंत डिस्कस करूँगा। फिर मैंने सोचा कि 1860 के पहले क्या ऐसा कानून था क्या, इंडियन इनकम टैक्स जैसा कुछ टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम था। और उसके पहले तो भारत काफ़ी ज़्यादा विकसित था, डेवलप्ड था, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट इकोनॉमी हमारी भारत की थी। तो ऐसा क्या था कि जब पहले टैक्सेस नहीं थे तो इतना ज़्यादा डेवलप था और टैक्सेस लगा लिए गए, हमें और विकसित कराने के लिए, हमसे पैसा ले करके हमें विकसित कराने के लिए लोग टैक्स लेते हैं, और फिर हम क्यों गरीबी में चले जाते जा रहे हैं। तो इसी विषय तो खैर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद में कि एक भारत में महान व्यक्तित्व हुए, इसी के इतिहास में जब जाते हैं तो आखिरकार 1860 के पहले हमारे भारत में इंडियन इनकम टैक्स जैसा नियम क्यों नहीं था। भारत में एक महान व्यक्तित्व हुए जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। जो आचार्य चाणक्य थे वो एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली सोच के थे। उनके टाइम पे एक राजा थे, संयोग से वो प्रधानमंत्री बन गए। उनके टाइम पे जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार सुझाव दिया आचार्य चाणक्य को। क्यों ये सुझाव दिया कि हमें लोगों की गरीबी खत्म करने के लिए लोगों से ज़्यादा कर वसूलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करके तुम लोगों का क्या कर सकते हो। आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि हम लोगों का विकास करेंगे, बड़ी ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे कारखाने लगवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिससे कि लोगों का विकास होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा कि मैं अभी के तुम्हें नहीं बोल रहा, पर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि भारत के समाज का या किसी भी देश के समाज का जो पैसा है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास जब पैसा आ जाता है तो उसका दिमाग कब खराब हो जाए और उस पैसे का बेकार से यूज करने लग जाए, उस पैसे को एक गलत तरीके से यूज करने लग जाए, ये खतरे का निमंत्रण देना होता है। आचार्य चाणक्य ने यही बात कही चंद्रगुप्त मौर्य से। उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि लोगों पर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो उस टाइम पे तो इनकम पे, आमदनी पे टैक्स की तो उन्होंने बात ही नहीं की, ओवरऑल टैक्स की बात की। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तो क्या हाल है अभी मैं आगे डिस्कस ही करूँगा। तो 1860 में जब ये बात हुई, आचार्य चाणक्य की बात हुई, आचार्य चाणक्य की बातों को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनाया, समुद्रगुप्त ने अपनाया। तो ये जो राजा हुए, जो आचार्य चाणक्य के विचारों को अपनाए, उनके नियम का पालन किए, तब भारत सोने की चिड़िया रहा। और आप लोग जानते ही होंगे कि 1800 से लगभग पहले जब ये कानून नहीं पारित हुआ था, उससे पहले भारत की जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड की 27 से 28% जीडीपी थी। वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन टोटल हुआ करता था उसमें से 28% जो धन था, जो पैसा था, वो भारत में एग्जिस्ट करता था। और हम 33% निर्यात करते थे। आयात की बात छोड़ो, वर्ल्ड का जितना निर्यात होता था उसमें हमारी जो भागीदारी थी वो 33% थी, 33 से 34% थी। तो ये बात हुई कि मतलब चाणक्य के विचारों से जो अलग-अलग राजा जो प्रभावित हुए, उनसे क्या हुआ, उनके विचारों को फॉलो किया, तो भारत काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता रहा। और टैक्स का उतना, ये इंडियन इनकम पे टैक्स नहीं लगाए जाते थे, जिससे क्या हुआ, भारत आगे जाता रहा। और चाणक्य काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के ये बात बोले थे और उन्होंने कर नहीं लगाने दिया। वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आने वाले टाइम पे उन्होंने, कई राजाओं ने यही चीज़ को फॉलो किया और भारत का विकास होता रहा। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये तो रिटन डॉक्यूमेंट्स में भी है कि इंडिया की जो जीडीपी थी वो 27% थी और 33% निर्यात होता था भारत का दूसरे देशों में। हाँ, तो आगे आप चलते हैं। तो ये मैंने सोचा कि ये 1860 में कानून लाया क्यों गया। 1860 में कानून इसलिए लाया गया क्योंकि 1857 में एक क्रांति हुई। 31 मई 1857 को एक क्रांति हुई, जो कि भारत के लोगों ने इस अंग्रेजी व्यवस्था को, इस अंग्रेजियत को उखाड़ फेंकने के लिए एक संग्राम किया। खैर में अंग्रेज लोग इसको सैनिक विद्रोह कहते थे, लेकिन हमारे भारत के क्रांतिवीरों ने इसे एक भारत का पहला संग्राम बोला। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता इतनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी थी, लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। तो इस संग्राम को लाना पड़ा। 31 मई 1857। फिर मैंने सोचा कि 31 मई 1857 को तो संग्राम हुआ, उसके बाद तो
छोड़ो, उससे पहले क्या, इसके पहले क्या हिस्ट्री रही, ये 1831 मई 1857 को ही क्यों लागू हुआ, क्या इसका जो इतिहास क्या रहा, इसको मैं फिर डिस्कस मतलब सोचा, इसके बारे में पढ़ा, तो ये पता चला कि 1856 एक वर्ष पहले क्या हुआ, कई छोटे-छोटे महान नेता और जो छोटे लोकल लेवल पे जो नेता थे और जो राजा थे, कई लोगों ने मिल करके, उनमें से थे तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी और नाना फडणवीस थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक एक डिस्कशन किया, एक मीटिंग करी कि जिससे कि हमें इस अंग्रेजियत को भगाने के लिए, अंग्रेजी लोगों को भगाने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इन्होंने एक डेट फिक्स की कि 31 मई 1857 को हम इन अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे, इन अंग्रेज़ों को हम अपने देश से निकाल फेंकेंगे। तो ये जगह-जगह प्रचार, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो जगह-जगह प्रचार थे, तो और लोगों को इन्फ्लुएंस करके, लोगों को ये सारी चीज़ें बता करके, अपनी समस्याओं को बता करके, अंग्रेज़ कैसे लूट सिस्टम रहे हैं, सिस्टम को कैसे लूट रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों को बता करके अंग्रेज़ों ने कई जगह, मतलब सॉरी, इन 4 लोगों ने, 4 या 5 लोगों ने कई जगह अपने आइडियाज़ को फैलाना शुरू किया, जिससे कि फिर ये डिस्कशन जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ, 31 मई 1857 को संग्राम हुआ। उसके पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अभी कि एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या थी कि एक बार बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने एक बार अपनी कारतूस ली तो उसमें गाय की चर्बी थी। उन्हें और लोगों से पता चला और उनको खुद महसूस हुआ होगा, तो उन्होंने पूछा, उन्हें डाउट था, उन्होंने पूछा, एक जनरल थे उस समय, अंग्रेजी जनरल, जो कि नाम था मेजर ह्यूसन, जनरल मेजर ह्यूसन। हाँ, तो जनरल मेजर ह्यूसन जो थे उस टाइम के, वहाँ के बैरकपुर की छावनी के एक अधिकारी थे, जो जिनके अंदर बंदूकों और इन सब कारतूसों का वो रहता था, इनके अंडर ही आता था सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, मेजर ह्यूसन से पूछा मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन से पूछा कि आप बताओ कि इस कारतूस में गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता है क्या? तो मेजर जनरल ह्यूसन ने कहा कि ये सत्य हो भी सकता है, ये सत्य नहीं भी हो सकता है। उन्होंने फिर मंगल पांडे ने कहा कि ये कौन सी बात हुई, या तो सत्य, या तो होगा, लगी होगी चर्बी, गाय की चर्बी, या तो नहीं लगी होगी। ये बीच वाला आंसर क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये बात तो उनको पता ही रही होगी। लेकिन क्या बात थी कि उस टाइम पे लोगों के, ये हिंदुइज्म का एक सिंबल था, गाय एक हिंदुइज्म का सिंबल है, हम उसे माता मानते हैं। तो क्या हुआ, मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे के पास बंदूक थी, वहीं ढेर कर दिया, एक बंदूक से गोली से उनको, मेजर जनरल ह्यूसन को ढेर कर दिया, वहीं मार डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक उसका और अधिकारी था, उसको भी दूसरी गोली, 2 ही गोली थी, दुर्भाग्यवश 2 ही गोली थी मंगल पांडे की बंदूक में, तो उसको भी ढेर कर दिया, दूसरे उसके अधिकारी को। फिर जैसे ही 2 गोली और डालने के लिए वो बंदूक में कर ही रहे थे, तब तक कुछ सैनिकों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और उनके पर एक मुकदमा चला, जो कि लगभग जैसे मई में उन्होंने किया था ये संग्राम, 31 मई के पहले उन्होंने संग्राम किया था, जो भी था, तो 7-8 दिन में ये मुकदमा चला और उनको फांसी दे दी गई। जब उनको फांसी दे दी गई तो उस बैरकपुर की छावनी में जो भारतीय जो सैनिक थे, लगभग 1100 सैनिकों ने गंगा में गए और वहाँ पे हाथ में पानी लिया और कहा कि अब हम लोग इस अंग्रेजी सत्ता को, इन अंग्रेजी लोगों को उखाड़ फेंक के मानेंगे। तो उन 1100 सैनिकों के अंदर बिल्कुल खून जलने लगा। मंगल पांडे जैसे लोग, भारतीय जो थे, बहुत ज़्यादा अच्छे विचार वाले थे, उनको उन्होंने ऐसे ही फांसी पे चढ़ा दिया। और क्रूरता इन अंग्रेज़ों की देखो तो कितनी बुरी तरीके से उनको, मतलब कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो तो सामने वाले की गलती थी। तो दूसरे देश से आकर के हमारे लोगों के पैसे लूट रहे हो, हमारे लोगों का धन लूट रहे हो, उल्टा हम ही लोगों को सजा दे रहे हो। तो इन सारे विचारों से प्रभावित होकर के उन 1100 सैनिकों ने जगह-जगह जा करके अपने विचार को फैलाना शुरू किया। ये बोला कि ये जो कारतूस होती है, इसमें गाय की चर्बी होती है, और वो बात सही भी थी, गाय की चर्बी होती थी। तो उस समय कई सारे कत्लखाने थे, तो अंग्रेज़ लोग उन कत्लखानों से जो गाय का मांस खा करके वो लोग अंग्रेज़ जो हिंदुओं को चिढ़ाया करते थे। और इसके पहले मैं और बात बोल देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ लोगों ने ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाई। ऐसे लड़ाई लगवाई कि मैंने इतिहास जब पढ़ा, कुछ लोगों का जो सही इतिहास है, अपनी एनसीईआरटी में तो ये सब लिखा नहीं है, मैं अलग जो किताबों में, जो भारत के सत्यवादी लोग थे, उनकी जो किताबों मैंने पढ़ी, तो ये मुझे पता चला कि भारत की ये सिस्टम कैसे, जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं से चिढ़ने क्यों लगे, और हिंदू मुस्लिम से क्यों चिढ़ने लगे। ये पहले नहीं होता था। पहले तो मुस्लिम भी दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे। आज ऐसा क्यों होता है कि लोग बीफ बोल करके लोग हिंदुओं को चढ़ाते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, और हिंदू लोग भी मुस्लिम लोगों की कुछ निगेटिव पॉइंट्स लेकर के उनको चढ़ाते हैं। तो ये बात क्या थी कि एक बार अंग्रेजी अफसर ने क्या किया, इसको दोनों में फूट डालने के लिए क्या किया कि जो सूअर का मांस है, एक हिंदू को बोला, किसी को पैसे दे दिए होंगे, हिंदू को बोला कि जो सूअर का मांस है, सूअर को मांस उस मस्जिद के सामने रखाया,
उसने। तो मस्जिद के सामने जब रखाया तो वो मुस्लिम जब देखा तो उसको उसके बाद न्यूज़ में फैला दिया गया कि किसी ने हिंदू ने किया है ऐसा। तो उससे मुस्लिम लोग हिंदुओं से चिढ़ने लगे और एक मुस्लिम को पैसे दे दिए या कुछ धन संपत्ति दे दी, उससे बोला कि गाय का मांस मंदिर में रखाओ। तो मंदिर में गाय का मांस जब रखा गया तो हिंदू लोग जब देखे तो उनमें एक प्रति मतलब कि दूसरे के प्रति एक ठेस पहुंचाने की, जो मुस्लिम ने गलत काम किया उनके प्रति एक दुर्व्यवहार पैदा हो गया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सब अंग्रेज़ों की चाल है लोगों की, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालने की। हाँ, तो यहाँ से तो ये सब तो पहले की बातें हैं। फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या-क्या उपाय किए। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब हाँ 1857 में जब क्रांति, हाँ 10 दुर्घटनावश क्या हो गया कि 10 मंगल पांडे की बात हो रही थी। 10 मई को उनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। जब फांसी दे दी गई तो 1100 सैनिकों ने ये गंगा में जाकर के हाथ में पानी लेकर के ये बोला कि अब तो हम इस अंग्रेज़ी सत्ता को उखाड़ के ही फेंक के ही मानेंगे। तो उन्होंने जगह-जगह प्रचार किया। जब जगह-जगह प्रचार किया तो लोग उनसे प्रभावित हुए और कई सारे लोग मिलने लगे उनसे। ये सारी चीज़ें होने ही लगी कि क्या हुआ, जब पहले ही कई सारी जगह जैसे कि मेरठ में कई सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया मेरठ में। ये सारे जब मंगल पांडे की न्यूज़ फैली तो लोगों के अंदर खून जो है बिल्कुल जलने लगा। और जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बबल, एक बबल क्रिएट हो जाता है बिजनेस में। जब बबल क्रिएट होता है तो बबल बस्ट होता है। तो क्या हुआ, लोगों के अंदर बिल्कुल एक अंग्रेज़ों के प्रति लोगों को गुस्सा और खून खौलने लगा। तो क्या हुआ कि 11 मई को दिल्ली में कई सारी रियासतों ने अंग्रेज़ों पे विद्रोह मार दिया और मेरठ में मार दिया, कानपुर में मार दिया। अगले-अगले 11 मई अलग-अलग दिन लोगों ने जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में धरना करने लग गए और लोगों की रियासतों को ख़त्म करने लग गए। जो अंग्रेज़ों की रियासतों को उनको ख़त्म करके और भारतीय झंडा फहराने लगी। तो क्या हुआ, ये जो 31 मई की बात थी कि 31 मई को एक साथ लोग आएँगे, एक साथ भारतीय लोग आएँगे और अंग्रेज़ों की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। ये सब बँट गया। 11 को हो रहा है, 11 मई को हो रहा है, 12 मई को हो रहा है, 13 मई को हो रहा है, 14 मई को हो रहा है, 15 मई को हो रहा है। तो ये सारा जो एक साथ फ़ोकस था, जो एक साथ लड़ाई लड़ने का, विद्रोह का जो बात हुई, वो पहले ही शुरू हो गई, अलग-अलग टाइम पे शुरू हो गई। तो इससे क्या हो, खैर में उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो लोग ये सब जो मैसेज होता है आजकल जैसे धरना करते हैं, एक टाइम पे करते हैं कि बता देते हैं कि आज ही धरना होगा। तो ऐसा पहले नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उस टाइम पे और काफ़ी सेक्रेसी में मेंटेन करनी रहती है कि कब करना है, कैसे करना है। तो ये क्या हुआ, जो बबल था वो बस्ट हो गया। मतलब कि ये एक साथ नहीं हो पाया 31 मई तक क्या, लेकिन ये इतना ज़्यादा चला फिर भी 1857 को 31 मई को काफ़ी प्रचलन में, काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ। तो क्या हुआ उस टाइम पे, इन 4 महीनों में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक सारी अंग्रेजी रियासतों पे भारत का झंडा फहरा था। मतलब भारत आज़ाद हो गया पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से। तो नहीं कह सकते, कुछ रियासतें अभी भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थीं, लेकिन मोस्टली पार्ट ऑफ द इंडिया वाज गॉट इंडिपेंडेंस एट द टाइम। तो क्या हुआ कि जब 1 सितंबर 1857 की बात हो रही है, 1 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी पार्लियामेंट में, यहाँ तो उनका कुछ था नहीं, अंग्रेज़ी पार्लियामेंट में एक क्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि ऐसा क्या कारण थे, ऐसा क्या रीज़न था जो भारतीय लोगों ने सारी सत्ताओं को उखाड़ फेंक दिया, सारे अंग्रेज़ों लोगों को उखाड़ फेंक दिया। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने डिस्कशन किया होगा कि क्या-क्या कारण थे। उन्होंने, बात ये थी, ये 3-4 महीनों में भारतीय सैनिकों ने, इन सबको भारतीय सैनिकों ने और भारत के आम लोगों ने अंग्रेज़ों के घर जला दिए। 350 काफ़िलाओं के, अंग्रेज़ी नगरों के घरों को बिल्कुल जला दिया और जो भाग रहे थे उनको हँसियों से काट दिया, सीधा-सीधा काट दिया, उनको जाने भी नहीं दिया। तो ये विद्रोह काफ़ी बड़े लेवल का। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ी पार्लियामेंट में, लंदन में जब डिस्कशन हुआ, लंदन पार्लियामेंट में, कि ये क्या कारण थे, यहाँ पे लोगों के पास ये हँसिए बनाने के लिए, तलवारें बनाने के लिए, बंदूकें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया इनके पास कैसे इतना धन आया कि ये लोग कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे बताया, जब डिस्कशन हुआ तब उनको पता चला कि ये धन जो है, एक्चुअली में क्या हुआ, ये धन कहाँ से आया था। ये जब इतिहास आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये धन आया था उस समय के जो व्यापारी थे, बड़े-बड़े व्यापारी थे, और काफ़ी जो पहले के टाइम पे थे, जो व्यापारी थे, उनके पास, और भारत में काफ़ी सोना था। सोना और चांदी का तो, तभी तो सोने की चिड़िया बोला गया ऑब्वियसली। तो सोना और चांदी कैसे आया भारत में? भारत में तो सोना नहीं होता। तो भारत में सोना और चांदी भारत के लोगों के पास ऐसे आया कि भारत निर्यात करता था, 36 तरह के निर्यात करता था बड़े लेवल पे, और कई सारे निर्यात करता था, मसाले और मतलब बहुत सारी चीज़ें, कपड़े। भारत की मलमल तो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। मतलब उसकी 10 मीटर का जो कपड़ा है, उसको अंगीठी, जो अंगूठी होती है उसमें लपेट सकते हो, उसके अंदर आ जाएगी 10 मीटर का कपड़ा। इतना ज़्यादा बिल्कुल मुलायम मलमल होता था भारत का मलमल। भारत के जो कपड़े थे पूरे विश्व में फेमस थे। बाहर के जो राजा महाराजा लोग थे वो लोग पहना करते थे। उस टाइम क्या था कि जब भारत सोने की चिड़िया थी, एक तराजू में
भारत का जो मलमल रखा जाता था, कपड़ा रखा जाता था, और एक तराजू में सोना उसके बराबर रखा जाता था। इस तरीके से भारत ने कमाया था। लेकिन तब इन लोगों को पता चला कि इन लोगों के पास पैसा तो खूब है, अंग्रेज़ों को पता चला। तो इन्होंने एक लूट का सिस्टम बनाया कि अब हमें इस पैसे को लाना है। तो उस हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 1857 में जो हँसिए हुए, जो भी चीज़ जो औज़ार हुए, उसको कैसे बनाया गया, उसको मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबके पास होता है। उस टाइम पे कारीगरों ने कितना लोहा लगा होगा, हज़ारों मीट्रिक टन लोहा लगा होगा। तलवार बनाने के लिए और हँसिया बनाने के लिए हज़ारों मीट्रिक टन लोहा लगा। उस लोहे से हँसिया बना और कई सारे औज़ार बने, तभी तो क्रांति हुई। तो ये मैंने सोचा कि ये बनाया कौन था? इतनी बड़ी लेवल पे इतने ज़्यादा कारीगर कैसे हुए? इतने मतलब बारीक तरीके से बनाया, इतनी बड़ी लेवल पे कैसे बनाया गया? तो मुझे मालूम हुआ कि ये सब बनाने का काम भारत के बंजारा लोग करते थे। फिर मुझे मालूम हुआ कि भारत के बंजारा लोग आज भी आप लोग जानते होंगे, वो कहीं उनका घर नहीं होता, वो घर नहीं बनाते। वो जगह-जगह जाकर के अपना आशियाना बना लेते हैं। आप कहीं भी नगर में जाएँगे तो उसके बाहर या थोड़ी दूर पर तुम्हें मिल जाएँगे बंजारा लोग। तो जब इतिहास में पूछा, मैंने मतलब देखा, तो ये मालूम हुआ कि उन लोगों ने ये बनाया था। ये हँसिए हुए औज़ार बनाने का काम उनके पास था। और इतना पैसा मैंने ये भी मतलब क्या कहते हैं, पढ़ा, रिसर्च की कि ये कितना पैसा लगा होगा, कि भारत के जो क्रांतिकारियों ने कितना पैसा लगा होगा 1857 में, इन कितना लगाया होगा। तो उस समय 500 करोड़ रुपए लगा। आज के टाइम पे अगर 500 करोड़ देखना है तो लगभग मैंने कैलकुलेट किया था, $200 बिलियन होता है। $200 बिलियन मतलब कि आप इस समय 500 से गुणा कर दो। उस 500 करोड़ को आप 400 से और 500 के बीच में गुणा कर दो, तब जितना जो भी पैसा होगा, वो उतना पैसा लगाया गया था उस विद्रोह को सफल बनाने में। तो अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, इतना पैसा इन लोगों के पास आया कहाँ? तो उस टाइम के जो व्यापारी थे, उस टाइम के जो उत्पादक थे, जो बड़े-बड़े लोग थे, जो भारतवादी थे, उन्होंने डोनेट किया था पैसे विद्रोह करने के लिए। हाँ, तो अंग्रेज़ों के जब पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस पैसे, भारत के पास पैसा यहाँ से आया है, इस पैसे को हमें इंग्लैंड लाना है, कैसे लाएँगे? तो 1860 में इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट में, इंग्लिश पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया, इंडियन इनकम टैक्स। वहीं से इंडियन इनकम टैक्स आया। उस टाइम पे इस टैक्स लगाया गया कि भारत के लोगों का पैसा भारत की आमदनी के लिए, जैसे-जैसे आमदनी जितना कमा रहा है ना, उस पे टैक्स लगाया गया। और कितना परसेंट टैक्स लगाया गया जानते हैं? 35 से 40% टैक्स। कई सारे और कई सारे टैक्स और भी लगाए गए, कि जैसे सामान है, हमारे पास सामान है, उत्पादन पे टैक्स, उसको एक्साइज़ ड्यूटी टैक्स बोला गया। और एक सामान दूसरी जगह, एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स और कई सारे टैक्सेस लगाए गए। उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने लगभग 23 टैक्सेस लगाए। आज के टाइम पे तो काफ़ी हो गए हैं, मतलब 100 टैक्स तो गिनती से होंगे। 100 टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पता नहीं क्या-क्या टैक्स आ गए। उस टाइम पे तो अंग्रेज़ों ने तो कम से कम 23 टैक्स ही लगाए थे। इन इन अंग्रेज़ों ने, भारतीय अंग्रेज़ जो आज के अंग्रेज़ हैं बिल्कुल, ये लोग तो 100 टैक्स लगा के बैठे हैं। भारत के लोगों का पैसा लूट रहे हैं। तो उन लोगों ने, वो तो खुला कहते थे कि हम तो भारत के लोगों का पैसा, उन पार्लियामेंट में खुद बोला गया था कि हम भारत के पैसे को लूटना है तो हम कैसे करेंगे? हाउ वी कैन लूट द सिस्टम ऑफ द इंडियंस। So they made this rule to destroy the culture and everything, to take out the money from India and to take it back to England. So तब उन्होंने ये कानून पारित किया कि 1860 में इंडियन इनकम टैक्स और कई सारे टैक्सेस लगाए, जो कि 23 टैक्स टोटल थे। जो 23 टैक्स टोटल थे, हाँ, तो उनसे क्या हुआ, उनसे भारत का जो पैसा था, वो लोग भी इस टैक्सेस के माध्यम से भारत का पैसा उठाते थे यहाँ से और इंग्लैंड लेकर जाते थे। इससे क्या हुआ, भारत के पैसों से इंग्लैंड जब धन जाने लगा भारत का, तो इंग्लैंड अमीर होता गया। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा रहेगा, वो देश, वहाँ पे धन संपत्ति जिसके पास ज़्यादा रहेगी, वो अमीर बनता जाएगा। तो उस टाइम पे वो लोग खुद ही बोलते थे कि हम लूटने के लिए बनाए हैं सिस्टम। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं इस टाइम पे आना चाहता हूँ, करंट टाइम पे आना चाहता हूँ कि उस टाइम पे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लूटने के लिए सिस्टम बनाया था। अब भारत के आज़ादी मिलने के बाद भारत के लगभग 80 वर्ष हो गए हैं। भारत के 80 वर्ष में इंडियन इनकम टैक्स और भी कई सारे जो फालतू के जो टैक्सेस लगा रखे हैं, वो आज भी नहीं हटे हैं। 80 वर्ष हो ही जाएँगे इस 15 अगस्त 1926 को, सॉरी 1926 नहीं, 2026 को 80 वर्ष हो जाएँगे। इन 80 वर्षों में भारत के जो नेताओं ने ये कानून नहीं हटा पाए। जो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब भी भारत का जो टैक्स का जो भी टैक्स है, वो एक आदमी के पास चला जाएगा, तो उसका दिमाग कब खराब हो जाए और वो पैसे का विनाश करने लग जाए, उस देश को बेचने लग जाए। तो वही हो रहा है। पिछले 80 वर्षों में जो राजा हुए, राजा यहाँ पर प्रधानमंत्री से मतलब है, राष्ट्रपति से मतलब है, जो हुए, मेनली तो प्रधानमंत्री रोल करता है, और जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग लूट रहे हैं, तब से लूट रहे हैं। इन लोगों का दिमाग तो खराब है ही, क्योंकि देश तो डेवलपमेंट कर नहीं रहा। देश का जो इस समय, उस समय तो लगभग क्या कहते हैं 20, वो लोग कितना लेते थे, 20
लाख करोड़, 20 लाख करोड़, हाँ, याद आ गया, 20 लाख करोड़ वो लोग अंग्रेज़ लोग हर साल पैसे यहाँ से उठा के, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 20 लाख करोड़ वहाँ पे लेकर जाते थे। आज के टाइम पे तो 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ ये लोग लेते हैं हमसे, ऐसा बजट बनाते हैं और क्या करते हैं लोग? अब तो इंग्लैंड नहीं जाता, अब ये लोग स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein वहाँ के 7-8 जो देशेज़ हैं, मेनली स्विट्ज़रलैंड में जाकर जमा करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ये लोग रहते हैं, ये लोग खुद ही लेकर जाते हैं। ये तो हमारी जनता की जो विकास करने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो हमारे दास हुए हैं। हम तो स्वामी हैं ना, हमारी जो जनता है, हम लोग हैं जनता है, ये स्वामी है देश की। ये लोग तो हमारे दास हैं, हमारे नौकर हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग स्वामी बनने लग जाते हैं। जब भी दास स्वामी का कहना मानना बंद कर दे, तो उस दास को मिट्टी में मिला देना चाहिए। हमारे जो नौकर हैं, उनको मिट्टी में मिला दें। जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, ये लोग हमारे दास हैं, हमारे नौकर हैं। आप लोग मैं अभी कुछ थोड़ी साइंटिफिक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर, कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ काम किया, मैं अभी प्रकृति से चीज़ें जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल का नाम प्यारी प्रकृति है, तो उससे मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ें। तो जैसे कि हमारे टाइम, मतलब इस टाइम पे मान लीजिए केले, मुझे एक कोई काम करना है, तो उस काम के मुझे मान लीजिए कि 10 केले मिल रहे हैं। किसी ने बोला कि हम तुम्हें 10 केले देंगे, ये काम करोगे, अच्छे से करोगे तो तुम्हें 10 केले मिलेंगे। तो हम 10 केले मिल गए, हमें मिल गए 10 केले, हमने काम अच्छे से किया, 10 केले मिल गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकम पे टैक्स, मतलब कि हमने 10 केले कमाए तो 3 या 4 केले सरकार ले लेगी। अब वो कहने लगे कि मैं तुमसे जो केला दे रहा है वो कहने लगे कि तुम्हें 10 केले तो मिलेंगे, लेकिन ये कोई और बॉडी है, थर्ड पर्सन है, वो 3 या 4 केले उसमें से ले ले, कहे कि तुमको 6 या 7 केले ही मिलेंगे। वो जो 3-4 केले हैं वो टैक्स के रूप में चले गए। इसमें थर्ड पर्सन का क्या रोल था? वो 3-4 केले क्यों लेकर चला गया? इनकम पे टैक्स यही हुआ, मेरे कहने का मतलब यही हुआ। अभी हमारा शरीर में जाएंगे, हाँ, हमें जो भी करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे फिर टैक्स कहाँ से लें, गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करें? मेरे जो भी 1860 के पहले था, वो खर्चे पे टैक्स लगता था। कितना खर्चा कर रहे हो उस पे टैक्स लगता था, उसमें भी कम टैक्स लगता था। खर्चे पे टैक्स तो लगता था लेकिन कम दिया जाता था, तभी भारत सोने की चिड़िया थी। अब साइंटिफिक देखो, मान लो हमने केले खाए, 10 के 10 केले खाए, तो जो है, जो हमारी बैक्टीरिया हैं, जो हमारे सारे सारे केले तो हमारे ब्लड में फ्लो नहीं होने लग जाएंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स और सारी कुछ बैक्टीरिया खा लेंगे, और बैक्टीरिया जो अच्छी बैक्टीरिया हैं वो हमारे पेट में या जगह जगह जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसमें अच्छाई के लिए काम करेंगी। तो वो समझो टैक्स, वो ना मान लीजिए कि 3 या 4 केले, 5 केले, 6 केले वो यूज़ करेंगी, बैक्टीरिया यूज़ करेंगी और उसमें काम करेंगी, और जो 2-3 केले हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं कोई, मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन किस में जाएगा, वो मुझे नहीं पता। मैं जस्ट मेकिंग अ पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन दैट एंड दिस। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो इस टाइम पे जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा है। जो अंग्रेज़ों का जो कानून था वो पूरा सेम टू सेम बिल्कुल संविधान में ला दिया गया। और ये उस टाइम पे 1857 में कई सारे क्रांतिवीरों ने कहा था कि जब ये जब अंग्रेजी सत्ता चली जाएगी तो हम इन कानून को उखाड़ फेंकेंगे, अंग्रेजी के कानून को उखाड़ के फेंक देंगे, और अंग्रेजी लोगों को तो भगाएंगे, चाहे तो चाहे रहना चाहे तो इंडिया में ही रह लें, कोई बात नहीं, लेकिन मेनली अंग्रेजी को। उनके क्रांतिवीरों जब आज़ादी मिली, उनके चलो मान लो आज़ादी मिलने के टाइम पे क्या था, अंग्रेज़ों का थोड़ा सा प्रेशर था वो सब। आज क्या प्रेशर है? आज इस कानून को उखाड़ के फेंको, अगर नहीं फेंक रहे हो तो तुम्हारे कान पकड़ के नीचे कर देंगे, सिंपल सी बात। इन अंग्रेज़ों, जो आज के भारतीय जो अंग्रेज़ हैं, जो दिमाग से तो अंग्रेज़ हैं, इनकी आत्माएं अंग्रेज़ हैं, जो ये हैं, ये पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, अगर ये कानून को नहीं हटा रहे हो, ये पूरे ये जो टैक्सेशन का जो जाल है नहीं हटा रहे हो, 100 तरह के जो टैक्स लगा के बैठे हो, जो लूट रहे हो सिस्टम, और डेवलपमेंट नाम की बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, उसको जो लूट रहे हो सिस्टम, उसको तुम्हारा कान पकड़ेंगे और नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग दास हो मेरे, हम पब्लिक के दास हो, नौकर हो, हम स्वामी तो पब्लिक है। स्वामी का कहना जब नहीं मानोगे तो नीचे कान पकड़ के नीचे कर देंगे, और ये टाइम आएगा तभी भारत विकसित होगा। भारत को विकसित होने के लिए कम से कम 5 वर्ष ही चाहिए, अगर ईमानदारी से काम हो जाए, करप्शन हट जाए। हाँ, तो मैं कुछ डेटा भी बताना चाहता हूँ कि भारत के लोगों पे अगर टैक्स कम कर दिया जाए, मान लीजिए 5% टैक्स लाया जाए, 5% ही टैक्स लाना चाहिए। चाणक्य ने डेटा यही बताया था कि 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, वो भी खर्चे पे टैक्स। जब खर्चे पे टैक्स लगेगा तो सिंपल हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही सिंपल होगा और टैक्स पूरा मिलेगा। ये जो मैं यहाँ पर केवल एक आमदनी की टैक्स की बात नहीं कर रहा, सारे टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट टैक्स की सबकी बात कर रहा हूँ। 5% टैक्स जब लगेगा तो लोग ईमानदारी से भी टैक्स देंगे। मान लीजिए हमारे जो प्राइसेस हैं, सामान का जो भी हम लेते हैं, बाहर सामान लेते हैं, चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं और दाल लेते हैं, ये जो तरह तरह की चीज़ें हैं, ये सब सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। और जो पेट्रोल, डीजल, जो भी इस समय गैस की समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे। इस समय टैक्स चोरी भी बहुत होता है, 35 से 40% टैक्स है, टैक्स में चोरी बहुत सारी होती है, तो उस टैक्स की चोरी वो कम हो जाएगी। जब 5% की टैक्स देने रहेंगे, वो भी खर्चे पे टैक्स देने रहेंगे, तो लोग उसकी चोरी करना बंद कर देंगे। भाई 5% 100 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये देने में कोई वो नहीं है दिक्कत।
तो टैक्स की जो चोरी है कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो और पूरा टैक्स मैंने कई जगह जब देखा रिसर्च में, अकाउंटेंसी फेल हो जाएगी अगर 5% टैक्स होंगे ना, तो जो पैसे आएंगे ना इस समय जितने आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आएंगे। हाँ, और भारत के जो नेता हैं इस टाइम पे इनको ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी भारत का डेवलपमेंट हो सकता है 5 वर्षों में। आने वाले में मेरा ये जो 1947 का जो 2047 का जो ये दे रखा है, ये सब तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। ये सब मूर्ख बनाने के लिए कि तब तक 2047 तक ये इनकी पार्टी बनी रहे। हाँ, एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी को, मैं ना किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा, ना मैं किसी पार्टी का अपोज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सरकार, जो भी सरकार इस समय है, जो भी इस कानून बनाने के लिए इस समय एलिजिबल है, उसको बनाना चाहिए। मैं उसको बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ। अगर मैं इनकम कोई भी जनरेट नहीं करता, अगर मैं जो लोग इनकम जनरेट करते हैं उनको भी इसके सपोर्ट में आना पड़ेगा, तभी हो सकता है। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो यही मेरा कहने का आविर्भाव मतलब है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भारत का जो जो इंडिया से बाहर जाता है, इंडिया से जो स्विट्ज़रलैंड में जो ब्लैक मनी के रूप में जाता है, उसमें उनको जो स्विट्ज़रलैंड है उल्टा उनसे ब्याज लेता है पैसे रखवाने के लिए, तो भी पैसे ये लोग लेकर जाते हैं, जमा करते हैं। और ये लोग मतलब उन पैसों का यार क्या करना है, उन पैसों को इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ कर लो, कम से कम पैसों को वहाँ रखेंगे और ब्लैक मनी को कई हवाला के थ्रू कैसे भी करके उसको वाइट मनी बनाएंगे, बहुत सारे उसमें ये लोग पैसे खर्च करेंगे और कई सारे बिल्कुल विनाश कर रहे हैं, भारत के देश का विनाश कर रहे हैं। 100 करोड़ पैसे आए एक सड़क बनाने के लिए, तो उसमें ये लोग 15 से 20 करोड़ ही लगाएंगे उस सड़क बनाने के लिए। 80 करोड़ गया वहाँ MP MLA से लेकर के बिल्कुल ट्रिकल डाउन होता आया, बहुत कम पैसे बचता है, वो सड़क बनाने के लिए वो पैसा यूज़ कर रहे हैं। और जो मेनली जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है वो बिल्कुल करप्शन में जा रहा है। तो यही सब पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। हाँ, राजीव गांधी ने एक पॉइंट बोला था कि जब मैं यहाँ दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो भारतीय नागरिक के पास 15 पैसे पहुँचते हैं, 15 से 20 पैसे पहुँचते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे जो गरीब है उसके पास 15 ही पैसे पहुँचे, मतलब कि 85 पैसा इन अंग्रेजी जो 85 पैसा है जो अंग्रेजी भारतीय जो हैं, जो बैठे हैं ऊपर MP MLA, इन लोगों ने खा लिया, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन ने खा लिया 85 पैसा। मेनली तो MP MLA खाते हैं, ये जो पार्टियाँ हैं ये खाती हैं पैसे। जब पैसा लाने के बाद स्विट्ज़रलैंड का पैसा इंडिया में लाने की बारी आती है तो अपोजिशन कांग्रेस और BJP और कई सारी पार्टियां सब एक हो जाती हैं। बिल्कुल ये लोग आपस में जड़ते नहीं, बिल्कुल ही नहीं पास करने देते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और BJP और भी कई सारी जो पार्टियां हैं इन सब का पैसा स्विट्ज़रलैंड में जमा है, वहीं के पैसों से यहाँ जब आता है करप्शन का पैसा, वो उसको वाइट मनी बना करके यहाँ पे जब भी कोई भी इलेक्शन आता है उसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए और भी कई सारे कामों के लिए वो सब पैसा यूज़ होता है। तो मतलब कि जब बात आई कि स्विट्ज़रलैंड के पैसे को इंडिया में लाने के लिए, तो इन दोनों लोगों ने, ये जो दोनों पार्टियां हैं बिल्कुल एक हो जाती हैं। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ भारत कैसे ला सकता है पैसे। एक बार अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति अगर बनूंगा तो मैं स्विट्ज़रलैंड में जितना पैसा जमा है, जो अमेरिका का पैसा बाहर जमा है, उन सारे पैसों को मैं ला करके अमेरिका में ला दूँगा। तो जब वो राष्ट्रपति से अच्छे से जब मतलब सौभाग्यवश वो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, स्विट्ज़रलैंड में पैसा जमा, उन्होंने कहा पैसे लाने की बारी आ गई। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड से कहा कि पैसे जितने भी अमेरिका का पैसा है वो अमेरिका में आना चाहिए, और लोगों को सत्ता बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया। कहा मैंने इराक को बर्बाद कर दिया और तुमको बर्बाद करने में 10 दिन भी नहीं लगेंगे स्विट्ज़रलैंड को। अगले ही हफ्ते सारा पैसा स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका चला गया। तो यही भारत के पास तो अथाह लोग, बहुत सारे लोग हैं। भारत के पास तो इतनी सेना है कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ नहीं है, जीरो है, तुरंत आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड से सारा पैसा इंडिया में तुरंत आ जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। जिस प्रकार से अमेरिका ने किया वैसे उसी प्रकार से भारत सरकार को भी करना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड से सारा पैसा इंडिया में आना चाहिए, वो पैसा लोगों के विकास के लिए, गाँव में और जगह जगह कारखाने खोलने में, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए, उस पैसे को यूज़ करना चाहिए। और अगर ये लोग नहीं लाते हैं तो इनको हम उतार देंगे और अपने लोगों को बैठाएंगे जो इस नियम को लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ये नियम को लाएंगे, इस टैक्स का जो जाल है इसको हटाएंगे, उनको हम लाएंगे, हमारी जनता उनको चूज करेगी। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हमें हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइवर को बदलते जा रहे हैं। ड्राइवर का मतलब है यहाँ पर पार्टी, हम पार्टी को बदलते जा रहे हैं। हम जबकि गाड़ी खराब है, हम पार्टी को बदलते जा रहे हैं, मतलब कि गाड़ी के ड्राइवर को बदलते जा रहे हैं। और गाड़ी ख़राब चल रही है, हम सोच रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है, गाड़ी ख़राब चल रही है, ड्राइवर को, वो ड्राइवर था, दूसरा ड्राइवर आ गया तो भी ख़राब हो गई, वो पार्टी थी, दूसरी पार्टी आ गई तो भी भारत विकसित नहीं हो रहा, तो भी भारत गरीब का गरीब ही बना है। और मैं तो क्या है, हमें गाड़ी बदलनी चाहिए, हमें
ड्राइवर नहीं बदलना चाहिए, हमें गाड़ी बदलनी चाहिए। हमें बहुत सारे जो नियम कानून गलत अंग्रेज़ों वाले हैं बिल्कुल, जो अंग्रेज़ी सत्ता वाले जो कानून हैं, जो क्रांतिवीरों ने सपना देखा था कि हमें इस कानून को उखाड़ फेंक देंगे जब हम आज़ादी पाएँगे, उसके बाद 80 वर्षों बाद अभी नहीं उखाड़ फेंका गया है। लेकिन अब तो उखाड़ फेंक सकते हैं, अब तो किसी का दबदबा नहीं है, अब तो किसी का प्रेशर नहीं है, क्यों कानून को नहीं हटाया जा रहा है? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। जो भारत के लोगों के समक्ष, भारत के लोगों के लिए हो, वो कानून बनाना चाहिए। इंडियन इनकम टैक्स पूरी तरीके से हटाना चाहिए। आमदनी पे टैक्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ये हटा दिया जाएगा तो भारत ऑटोमेटिकली अमीर बन जाएगा, यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे और जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया था, वो आज भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये मेरा दावा है। इस चीज़ को हमें और हमारे भारत के लोगों को डिमांड करना चाहिए। मैं अभी इस विषय पर अभी के लिए मैं विराम करता हूँ। आगे फिर अपने चीज़ों को, अपने भारत के बारे में, इन गंभीर विषयों पे जो करप्शन हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों के बारे में आने वाले समय में अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मैं रखूँगा चीज़ें। अभी के लिए मैं अभी विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी को। नमस्ते।